थी। हमारी सरकार ने लगातार पानी के लिए काम किया है, चाहे हमारी वो ERCP की योजना हो जो मध्य प्रदेश के साथ मिलकर के हमने की है, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 17 दिसंबर को उसका शिलान्यास किया है, या हमारी यमुना समझौता हो, हरियाणा से पानी उसकी भी DPR बन रही है, या हमारी उदयपुर की देवास स्कीम हो जिसमें एनी कटआउट टनल बना करके जो हमारा पानी अरब सागर की तरफ जाता था वो बेकार जाता था, उस पानी को किस तरह से उपयोग में लेकर के हमारा उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ के लिए वो पानी काम आ सके, इसके लिए हमने काम किया है। यही नहीं, हमारा बांसवाड़ा डूंगरपुर जो हमारा माई डैम है उसका फायदा हमारे बांसवाड़ा डूंगरपुर को मिले, हमारे पाली जिले को मिले, इसके लिए भी काम किया है। हमारा हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, फलौदी, इसके लिए हमारा गंग नहर और हमारे इंदिरा गांधी नहर है उसका पानी मिले, इसके लिए 4000 करोड़ रुपए का प्रावधान भी हमने उसमें किया है। हमारे संपूर्ण राजस्थान में पानी की व्यवस्था कैसे हो सकती है, इसके लिए हमारी सरकार ने काम किया है। हमारे लिए दूसरी आवश्यकता बिजली की थी। हमने कहा था आपको, किसान भाइयों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, आप नोट कर लीजिए, हमने कहा था कि 2027 तक किसान को दिन में बिजली देने का काम हम करेंगे, किसान को दिन में बिजली देंगे, जिससे किसान रात्रि को परेशान नहीं हो, वो सर्दी में ठिठुरता है। किसान की पीड़ा को हम अच्छी तरह से जानते हैं। और आपने देखा है कि बिजली के बारे में आपको कोई बिजली की कमी आ रही है क्या? ये तो 25 है, ये तो 2025 है, लेकिन आपने देखा जिस तरह से हमने बिजली का उत्पादन बढ़ाया है, कांग्रेस ने 5 साल में नहीं बढ़ाया, जो हमने 1.5 साल में करके बताया है। ये उसी का प्रमाण है कि आपके यहाँ कोई प्रकार की बिजली की कटौती नहीं होती। होती है तो वो लोकल के फॉल्ट होते हैं, उसके कारण होती है। मेरे भाई और बहनों, इसलिए हमने किसानों को भी कुसुम योजना से जोड़ करके, किसान को अन्नदाता तो है ही, लेकिन हम उसको ऊर्जा दाता बनाने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपने देखा, हमने पहली साल में राइजिंग राजस्थान किया, और राइजिंग राजस्थान के माध्यम से 35 लाख करोड़ रुपए MOU हमने किए, और आपने देखा है 3.25 लाख करोड़ रुपए के MOU धरती पर आ गए और उनका काम प्रारंभ हो गया। और इसी तरह से हमने कहा था, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं देश में 4 जातियां हैं, वो जातियां हैं किसान, मजदूर, युवा और महिला। अगर इन 4 का उत्थान होगा तो मेरे गांव का भी उत्थान होगा, मेरी विधानसभा का उत्थान भी होगा, मेरे जिले का उत्थान होगा, और मेरे प्रदेश का और मेरे देश का उत्थान होगा, और मेरा प्रदेश विकसित देश बनेगा। लगातार उस पर हमारी सरकार काम कर रही है। आप देख रहे हैं किसानों के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। पहले आपको 6000 रुपए किसान सम्मान निधि मिलती थी, उसको बढ़ा करके हमने 9000 कर दिया। आने वाले समय में वो 12000 हो जाएगी। इसी तरह से MSP पर गेहूं की खरीद, जिस तरह से पिछली बार 125 रुपए बोनस दिए थे, इस बार हमने 150 रुपए बोनस देने का काम किया है। यही नहीं, किसानों को हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। लगातार हम जिस तरह से किसानों के लिए हमने काम किया है वो आपके सामने है, और आपने देखा है कि हमने किसानों के लिए, क्योंकि किसान और पशुधन का मेल होता है, या मेरे सभी भाई बेटे हैं, क्यों जो किसान होता है उसकी अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए पशुधन आवश्यक होता है। और पशुधन अगर किसान के घर पर होगा और किसान और पशुधन का काम होगा तो उस किसान की अर्थव्यवस्था सुधरने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। इसलिए हमने कहा किसान के लिए गौपालक क्रेडिट कार्ड भी देंगे, वो भी देने का हमने काम किया, उसको भी हम दे रहे हैं, जिससे किसान पशुपालन में भी काम करे। हमने उसके लिए अलग से वेटनरी सुविधा भी दी है, जिससे कि किसान का कोई पशु बीमार हो तो उसका इलाज भी हो सके, जिससे किसान और खेती का काम एक साथ हो सके। इसके लिए भी हमने काम किया है। मित्रों, मैं इतना कहना चाहता हूं,
किसान के लिए, महिला के लिए लगातार आपने देखा है राजीविका के माध्यम से हमने लगभग 10 लाख महिलाओं को रोजगार देने का काम किया है। और उन महिलाओं से खुशी होती है जब वो कहती हैं कि महीने में हम 15,000 कमाते हैं, 20,000, 25,000, 30,000 तक वो कमाती हैं। हमने महिलाओं को सशक्त बनाने का काम किया है। लगातार हम लाड़ो प्रोत्साहन योजना के माध्यम से 1.5 लाख रुपए का देने का काम कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो कुछ बातें आएंगी, मैं आपको बताऊंगा। क्यों कांग्रेस वालों से जब मैं कहता हूं कि 1.5 साल बनाम 5 साल, तो उनको बड़ा दर्द होता है। और दर्द इसलिए होता है कि उन्होंने किसी भी प्रकार का राजस्थान की जनता से कोई नाता नहीं रहा। सिर्फ उन्होंने भ्रष्टाचार और लूट और तुष्टीकरण के आधार पर काम किया था। अगर मैं निम्मा हेड़ा की बात करूं तो आप जानते हैं बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा हमारी प्राथमिकता है। हम इन विकास कार्यों में निम्मा हेड़ा को लाभान्वित करने का काम कर रहे हैं। आज ही हमने लगभग 500 करोड़ रुपए की राशि के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। यह एक निम्मा हेड़ा विधानसभा के लिए है। और यही नहीं, सिंचाई, बिजली, सड़क, धार्मिक स्थलों के उन्नयन, खेल, जन उपयोगी सुविधाओं के लिए भी हमने काम किया है। यही नहीं साथियों, हमने बजट में निम्मा हेड़ा विधानसभा क्षेत्र के समग्र विकास के लिए 519 करोड़ का प्रावधान तो हमने 1.5 साल में किया है। ये तो 1.5 साल का काम है। आपके क्षेत्र में अंतर महत्वपूर्ण योजना 325 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली निम्मा हेड़ा से मंगलवार 4 लाइन सड़क के निविदा आमंत्रित की जा चुकी है। साथ ही करोड़ों रुपए की लागत से अन्य कार्य सड़कों के निर्माण का कार्य भी किया जा रहा है। ये 325 करोड़ रुपए का तो एक ही काम है। निम्मा हेड़ा से मंगलवार तक जो आपको दिक्कत आती है उसकी समस्या का समाधान हमने कर दिया है। 25 करोड़ की लागत से सिंगरी हनुमान जी पर क्रॉसवे के स्थान पर पुल बनवा रहे हैं। 20 करोड़ रुपए से निम्मा हेड़ा में नवोदा लघु सिंचाई परियोजना हेतु निविदा आमंत्रित की जा चुकी है। छोटी सादड़ी सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र को उपजिला चिकित्सालय में करोन्नत किया है। राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय कारूड़ा के भवन का निर्माण सहमति दे दी गई है। सागर व सुखानंद एनीकटों को जीर्णोद्धार हेतु निविदा जारी कर दी गई है। कृषि उपज मंडी समिति निम्मेड़ा में मेटल डोम किसान कलेवा भवन कार्यालय भवन के विकास कार्य करवाए हैं। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आज राजस्थान विकास की नई गाथा लिख रहा है। प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ऐतिहासिक फैसले ले रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2047 के साथ हमारी सरकार विकसित राजस्थान के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री जी जब बीकानेर पधारे थे, उन्होंने कहा था कि हमारी डबल इंजन की सरकार जिस तरह से काम कर रही है, राजस्थान के अंदर भी उसी तरह से गांव-गांव में काम हो रहा है। आज राजस्थान में अगर रेलवे की बात करें तो कम से कम 10,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करने हम जा रहे हैं। 10,000 करोड़ रुपए रेलवे में खर्च किए हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो 2014 से पहले कांग्रेस का था उससे 15 गुना हमने काम किया है। 15 गुना हमने काम किया है। युवा के लिए असीमित काम हम कर रहे हैं। और यही नहीं मेरे भाई और बहनों, हमने 5 साल के कार्यकाल में युवाओं को सरकारी क्षेत्र में आपने देखा है कि लगातार हम युवाओं से वायदा किया है कि सरकारी हम 4 लाख नौकरी देंगे, प्राइवेट में हम 6 लाख नौकरी देंगे, कुल 10 लाख नौकरी देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने देखा कि हमने 75,000 नियुक्ति पत्र दे दिए, 81,000 की प्रक्रिया चल रही है और 26,000 की हमने और जगह निकाल दी। इसलिए मेरे भाई और बहनों मैं कहना चाहता हूं, मेरे युवाओं से मैं आह्वान करना चाहता हूं, आप पढ़िए, हमने कैलेंडर जारी किया है पूरी तरह से। कब आपकी विज्ञप्ति निकलेगी, पेपर आपका कब होने वाला है, परिणाम कब आने वाला है और आपको नियुक्ति पत्र कब मिलने वाला है, यह भी हमने सुनिश्चित किया है। मैं युवाओं के दर्द को जान सकता हूं कि पिछले समय में जिस तरह से पेपर लीक हुए थे, युवा खून के आंसू रोता था। और युवा के साथ साथ जो मेरा किसान भाई, मजदूर भाई है, उसके पिताजी भी रोते थे, क्योंकि वो पैसा लाते थे। जब वो सूद पर पैसा लेकर के आते थे, बेटा विश्वास दिलाता था। बेटा कहता था कि पिताजी चिंता मत करिए, मैं पढ़ाई करके मेहनत करूंगा और मैं
निश्चित रूप से नंबर लाऊंगा और मेरी नौकरी लगेगी। पिताजी को भी विश्वास होता था और पिताजी कहीं से किसी से पैसे ला करके उसको कमरा लेवाते थे, हॉस्टल में रखते थे, कोचिंग कराते थे। लेकिन जब पेपर लीक हो जाता था तो वो किसान भी रोता था और मेरा युवा भी रोता था। मैं आपको इतना विश्वास दिला सकता हूं कि 1.5 साल के अंदर जितने पेपर हुए हैं, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। लगातार हमारी सरकार युवाओं के हित को देखते हुए काम कर रही है और मैं कांग्रेस के लोगों से कहना चाहता हूं, मैं कहता हूं हमेशा, और मैं ये भी कहता हूं कि 1.5 साल बनाम 5 साल, तो उनको बड़ा दर्द होता है। अरे जवाब दीजिए ना, दर्द होता है तो। आपके समय में कितने पेपर लीक हुए थे उसके बारे में बताइए। आपने 1.5 साल के अंदर कितने युवाओं को नौकरी दी थी ये भी आप बता दीजिए। आपने किसानों को कितना किसान सम्मान निधि का पैसा दिया ये भी बता दीजिए। आपने किसान के लिए फार्म पॉन्ड खेत तलाई के लिए कितना काम किया वो भी बता दीजिए। हमने 32,164 किया, आपने 2 साल में 6,009। तो भी आप सुन रहे थे सीएम भजन लाल को, जो कि चित्तौड़गढ़ दौरे पर। और चले रुक करते अगली खबर की ओर। श्री गंगानगर से बड़ी खबर है, जहां पर श्री विजयनगर धान मंडी में टकराव हुआ है। 2 गुटों में जम करके लाठी डंडे चले हैं। विवाद के दौरान आपको बता दें कि फायरिंग की सूचना और ट्रक यूनियन ऑफिस में ये झगड़ा हुआ है। खबर के बाद मौके पर पुलिस पहुंची है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं श्री गंगानगर से, जहां पर श्री विजयनगर धान मंडी में टकराव हुआ है। दोनों गुटों में जम करके लाठी डंडे चले हैं और विवाद के दौरान फायरिंग की भी सूचना मिली है। तस्वीर भी सामने आई है जो कि हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर फायरिंग की सूचना है। ट्रक यूनियन ऑफिस में ये झगड़ा हुआ है। तो जैसी जानकारी मिली पुलिस भी मौके पर पहुंची है। ये बड़ी खबर श्री गंगानगर से 2 गुटों में जम करके लाठी डंडे चले हैं। श्री गंगानगर से ये बड़ी खबर है। ट्रक यूनियन ऑफिस में झगड़ा हुआ है। जैसे ही जानकारी मिली पुलिस भी मौके पर पहुंची है। श्री विजयनगर धान मंडी में टकराव की जानकारी मिल रही है। बड़ी जानकारी आपको दे रहा है श्री गंगानगर से, जहां पर विवाद हुआ है और विवाद के दौरान फायरिंग की सूचना मिली है। श्री विजयनगर धान मंडी में टकराव की खबर है। 2 गुटों में जम करके लाठी डंडे चले हैं। विवाद के दौरान फायरिंग की सूचना है और ये देखिए तस्वीर भी आई है जो कि आपको दिखा रहे हैं। 2 गुट जिनमें जम करके लाठी डंडे चलने की जानकारी मिल रही है। ट्रक यूनियन ऑफिस में झगड़ा हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अशोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, क्या कुछ ये पूरा मामला रहा? ये श्री गंगानगर की श्री विजयनगर धान मंडी का ही पूरा प्रकरण है, जहां पर ट्रक यूनियन के 2 गुटों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया और विवाद इस हद तक जा बढ़ा कि दोनों गुटों की तरफ से जमकर लाठी डंडे चले। लाठी डंडे चलने के दौरान ये जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है कि किसी गुट की तरफ से फायरिंग भी की गई है। लाठी डंडे चलने के दौरान दोनों गुटों के बीच में जमकर झगड़ा हुआ और वहां पर खड़ी एक कार भी क्षतिग्रस्त हुई है। सूचना पर स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची और दोनों ही गुटों को काबू करते हुए कुछ युवकों को फिलहाल पुलिस के द्वारा डिटेन भी किया गया है। धान मंडी के दौरान में ट्रक यूनियन के 2 गुटों के बीच में झगड़ा और फायरिंग की सूचना पर पुलिस के उच्च अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हुए हैं और जिन 2 गुटों से युवकों को डिटेन किया गया उनसे पूछताछ की जा रही है और पूरे मामले की पड़ताल भी पुलिस के द्वारा शुरू कर दी गई है। ठीक है अशोक, आप नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी बीच जयपुर से बड़ी खबर है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा पर थोड़ी देर में ट्रेन जाएगी। रामेश्वरम मदुरई के लिए दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन से रवाना होगी ट्रेन। दोपहर बाद आपको बता दें कि 4:20 पर यह रवाना होगी तीर्थ यात्रा स्पेशल ट्रेन। जयपुर भरतपुर जिलों के 776 वरिष्ठ यात्री तीर्थ यात्रा पर जाएंगे। जयपुर में 550, भरतपुर से 226 यात्री आज तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। भरतपुर से जाने वाले तीर्थयात्री सवाई माधोपुर से सवार होंगे। देवस्थान विभाग मंत्री जोराराम कुमावत हरी झंडी दिखाएंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं जयपुर से, जहां पर वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा पर जो ट्रेन है वो थोड़ी ही देर में रवाना होगी। रामेश्वरम मदुरई के लिए दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन से ये ट्रेन रवाना होने वाली है। दोपहर बाद 4:20 पर तीर्थ यात्रा स्पेशल ट्रेन
रवाना होगी। जयपुर भरतपुर जिलों के कुल 776 वरिष्ठ यात्री तीर्थ यात्रा पर जाएंगे। तो जयपुर से जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा पर थोड़ी देर में ट्रेन जाएगी। रामेश्वरम मदुरई के लिए दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन से ये ट्रेन रवाना हो जाएगी। और आपको ये भी बताते चले कि जयपुर भरतपुर जिले के 776 वरिष्ठ यात्री तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, जिसमें जयपुर से 550, भरतपुर से 226 यात्री आज तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। भरतपुर से जाने वाले तीर्थ यात्री सवाई माधोपुर से सवार होंगे। देवस्थान विभाग मंत्री जोराराम कुमावत हरी झंडी दिखाएंगे। ये तस्वीर आई है जो कि आपको दिखा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हितेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। हितेंद्र, 4:20 पर ये ट्रेन रवाना हो जाएगी, क्या माहौल है, जरा दिखाइए। जी आप देख सकते हैं, कैमरामैन को कहूंगा कि वो पैन करें। मैं यहाँ दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन पर खड़ा हूँ और यहाँ आप देख सकते हैं कि ट्रेन जो है तीर्थ यात्रा वरिष्ठ जन तीर्थ यात्रा योजना के लिए जो ट्रेन है वो यहाँ पहुँच चुकी है स्टेशन पर। और काफ़ी श्रद्धालु जो है जो तीर्थ यात्री हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं। और वरिष्ठ तीर्थ यात्री जो है वरिष्ठ जन जो है वो यहाँ पहुँच रहे हैं। इस बीच जो है मेरे साथ जो है यहाँ पर कुछ जो है तीर्थयात्री भी हैं जो वहाँ जाना चाह रहे हैं। और किस तरह से जो है कैसा उनको लग रहा है, कैसा उनको जो है तीर्थ यात्रा। जी आप बताएं अपना। राजस्थान राज्य सरकार से बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है, खाने पीने की हमारा अच्छा स्वागत किया है और अच्छी लगी हमको। सब व्यवस्था अच्छी लगी हमको। जी आप बताएं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा है, पहली बार ऐसा अवसर मिला है कि हम इस ट्रेन से हम यात्रा करेंगे। बहुत अच्छा खाना पीना सब कुछ सुविधा बहुत अच्छी लगी है, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। जी आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो है तीर्थ यात्री यहाँ पर जो है पहुँच रहे हैं लगातार। और जो है ट्रेन थोड़ी ही देर में रवाना होने वाली है और मंत्री खुद जो है इस ट्रेन को जो है हरी झंडी दिखाकर जो है रवाना करेंगे। और इसमें जो है तकरीबन जो है 776 यात्री जो है वो जा रहे हैं। करीब 550 यात्री यहाँ जयपुर से बैठ रहे हैं। उसके अलावा जो है बाकी जो यात्री हैं वो भरतपुर से बैठेंगे। और भरतपुर से तकरीबन जो है 200 से ज़्यादा यात्री भरतपुर के यात्री हैं जो सवाई माधोपुर स्टेशन से जो है वो बैठेंगे। तो आप देख सकते हैं कि लगातार जो है श्रद्धालु जो बुजुर्ग जो तीर्थ यात्री है वो यहाँ इस वरिष्ठ जन योजना जो सरकार की है, देवस्थान विभाग की है, उसके तहत जो है यहाँ लगातार वरिष्ठ जन जो है वो पहुँच रहे हैं। ट्रेन को जो है उनकी ट्रेन जा रही है उसको पकड़ने के लिए जो है लगातार यहाँ आ रहे हैं। इसके अलावा जो है अभी हम आपको जो है ट्रेन के बोगी में डिब्बे का भी नज़ारा दिखाते हैं कि किस तरह से जो है तीर्थ यात्री जो है ये फुल्ली एसी ट्रेन है। इसमें जो तीर्थ यात्री जा रहे हैं उनके भी दिखाएंगे आपको कि किस तरह से जो है वो जो है जी तो ये एक बोगी है। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है तीर्थ यात्री जो है यहाँ पर लगातार जो है यहाँ पहुँच रहे हैं और उनका सामान भी यहाँ जो है लगातार ऊपर चढ़ाया जा रहा है और पुलियों के माध्यम से। और बाकी जो है अभी हम यहाँ कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, कुछ तीर्थयात्रियों से बात करेंगे, कुछ उनके अटेंडेंट्स जो हैं उनसे बात करेंगे। हाँ जी। तो कहाँ रामेश्वरम जा रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, रामेश्वरम जाएंगे, अच्छा लग तो रहा है। आपके साथ और कौन जा रहे हैं? मेरा आदमी जा रहा है, मेरा पति जा रहा है, बस मैं जा रही हूँ। अच्छा, आप दोनों जो है पति पत्नी जो है तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं। आप भी तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं? दोनों जा रहे हैं। तो किस तरह की ये योजना है सरकार की, किस तरह का जो है? बहुत बढ़िया योजना है, भगवान के दर्शन करवा रहे हैं। और क्या चाहिए अपने को, तो अपने जा ही नहीं सकते, सपने में सोचते, लेकिन इनकी वजह से अपन दर्शन करने जा रहे हैं। जी आप बताएं, आपको कैसा लग रहा है? आप जो है तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं। जी इनको काफ़ी मतलब सभी लोग उतने जो है वो नहीं कर पा रहे हैं। अभी और लोग भी हैं यहाँ पर जिनसे हम बात करेंगे, काफ़ी अटेंडेंट्स भी हैं यहाँ। और अभी लगातार जो है तीर्थयात्रियों के आने का सिलसिला जो है वरिष्ठ जनों का जो है वो लगातार जारी है। आप भी किसी के साथ जा रहे हैं?
मेरे साथ ये मेडिकल टीम है, मेडिकल टीम के जो है कुछ सदस्य हैं यहाँ। बिल्कुल नितिन, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, लोग बहुत ज्यादा खुश भी नजर आ रहे हैं और आपका रुख करेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी बीच एक बड़ी खबर है, अलकायदा से जुड़े 4 आतंकी पकड़े गए हैं। गुजरात एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है। गुजरात से 2, दिल्ली नोएडा से एक आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। अलग अलग शहरों में हमला करने की प्लानिंग ये आतंकी कर रहे थे। अलकायदा के मॉड्यूल का खुलासा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अलकायदा से जुड़े 4 आतंकी पकड़े गए हैं। गुजरात एटीएस को यह बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। गुजरात से 2, दिल्ली नोएडा से एक आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। अलग अलग शहरों में हमला करने की ये आतंकी प्लानिंग कर रहे थे। अलकायदा के मॉड्यूल का खुलासा हुआ है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां पर गुजरात एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, क्या कुछ जानकारी, अलग अलग शहरों में ये हमला करने की कोशिश कर रहे थे, प्लानिंग थी इनकी? निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से गुजरात एटीएस के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 4 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। अब इससे विस्तार से पूछताछ की जाएगी। हालांकि एटीएस के जो हमारे सूत्र बताते हैं कि 4 एटीएस में से 2 जो हैं, 2 आरोपी को गुजरात से, एक आरोपी को दिल्ली और एक नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। और इस मामले में अब आगे तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ाया जा रहा है। जिस तरह से दिल्ली नोएडा का जो कनेक्शन निकल के सामने आया है, इस मामले में अब तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ाया जा रहा है कि ये आतंकी मॉड्यूल का किस तरह से आगे प्रयोग करना चाहते थे, किस तरह से आगे इन लोगों की साजिश थी। और जिस तरह से इन 4 के बारे में जो जानकारी गुजरात एटीएस के द्वारा इकट्ठा किया गया, उसके बाद इस मामले में अब तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ाया जा रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इस मामले में काफी महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। हालांकि इन 4 का जो संबंध है, बिल्कुल शंकर आनंद, पूछताछ होगी, कई बड़े खुलासे भी होंगे, आप नजर बना करके रखिए। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।